बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन में किस प्रकार से संगठन का निर्माण किया जाता है और संगठन का क्या अर्थ है, प्रशासन में संगठन की आवश्यकता, महत्व और उसकी विशेषताएं और संगठन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले संगठन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं और किसी उद्देश्य के लेकर संगठन बनाया जाता है। व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं होती है और व्यक्ति अकेला उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इस पूर्ति के लिए वह विभिन्न संगठनों का सदस्य बनता है जिससे कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके। और ये संगठन आज नहीं, आदिकाल से ही समाज में संगठन मौजूद रहे हैं। समय के साथ साथ संगठनों का स्वरूप बदलता गया और आज तो अनेक प्रकार के संगठन मौजूद हैं। संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उन्हें बड़ा या छोटा कहा जा सकता है। जैसे एक अध्यापक वाला छोटा स्कूल है, वो छोटा संगठन है। और केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा संगठन भारतीय रेल का, जिसमें 25 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत होते हैं, वो बड़ा संगठन है। संगठनों के भीतर प्रचलित संबंधों के आधार पर उन्हें सहज या जटिल भी कहा जा सकता है। एक परिवार में सदस्यों के बीच सीधा संबंध होता है और गतिविधियां सीमित होती है, अतः एक परिवार को एक सहज संगठन मान सकते हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय को एक जटिल संगठन माना जाता है। संगठन औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं और इस वर्गीकरण का आधार यह है कि एक उद्यम में संरचना या ढांचा अधिक महत्वपूर्ण है या उसके कर्मचारी। तो सामान्यतः संगठन व्यक्ति के लिए जरूरी है और ये आदिकाल से ही संगठन समाज में प्रचलित थे और व्यक्ति इस संगठन में रहकर ही अपना कार्य पूर्ति करता है। संगठन की आवश्यकता इसी पर निर्भर करती है कि यह प्रबंध प्रक्रिया का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है एवं कार्य प्रक्रिया है, क्योंकि संगठन ही व्यक्तियों अथवा समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संयोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपलब्ध संसाधनों के लिए सुव्यवस्थित, संरचनात्मक और समन्वयपूर्ण क्रिया क्षेत्र तैयार करने का प्रयत्न किया जाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए संगठन नितांत आवश्यक है। कार्य की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन सुव्यवस्थित है या नहीं। कार्य चाहे शासकीय हो या अशासकीय हो, श्रेष्ठ संगठन के अभाव में वह सफल नहीं बनाया जा सकता। साइमन है, स्मिथबर्ग है, थॉमसन ने कहा कि समस्याएं संगठन का निर्माण करती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अकेला कार्य नहीं कर सकता, इसलिए इन संगठनों का विकास हुआ है। संगठन समस्त प्रशासन की पूर्व क्रिया है। संगठन के बिना किसी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रशासन एक सहकारी प्रक्रिया है जिसके दायित्वों का पालन कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसमें अनेक व्यक्ति पूर्व विचारित योजनाओं के अनुसार मिलकर कार्य करते हैं। योजनाबद्ध व्यवहार संगठन की प्रमुख विशेषता है। एल.डी. वाइट ने ठीक ही कहा है कि आज हम संगठन मानव के युग में रह रहे हैं। आज हम व्यक्तियों को पहचानने के लिए ये देखते हैं कि वे किस प्रधान संगठन का सदस्य है। जब हम पूर्व नियोजित सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहयोग द्वारा कार्य करते हैं तो वो संगठन कहलाते हैं।
हम प्राय कह देते हैं कि प्रशासन आज ढीला ढीला है, क्योंकि समाज में अराजकता, अव्यवस्था एवं कालाबाजारी का बोलबाला है। शिथिल एवं अनियोजित संगठन प्रशासन के लिए एक रोग की भांति है, जो उपचार न होने पर उसके जीवन का अंत कर देता है। व्यक्ति का बिना प्रभावशाली संगठन के लोक प्रशासन आज असंभव है। संगठन के महत्व का अनुमान हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज समाज में संगठनात्मक समाज और उसकी जनसंख्या को संगठनात्मक व्यक्ति के नाम से पुकारा जाता है। हम संगठन में जन्म लेते हैं, संगठन में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय संगठन में ही व्यतीत करते हैं। हम अपना अधिकांश समय संगठन में देने, खेलने व प्रार्थना करने में व्यतीत करते हैं। हम में से अधिकांश संगठन में ही मर जाएंगे और अंत्येष्टि भी बड़े संगठन या राज्य के अंतर्गत ही होगी। तो व्यक्ति संगठन से बाहर नहीं है, वो बिना संगठन के कार्य नहीं कर सकता। आज विश्व में जीवन स्तर को बढ़ाने वाले एवं भौतिक सुख सुविधा देने वाले जो साधन उपलब्ध है, वे सभी संगठन की ही देन है। कुशल संगठनों के अभाव में हमारा जीवन स्तर, हमारी संस्कृति और हमारा प्रजातांत्रिक जीवन कायम नहीं रह सकता। मानव कल्याण और संगठनात्मक विवेक एक सीमा तक साथ साथ चलते हैं। हमारे कारखाने, व्यापार, परिवहन की सुविधाएं तथा धन को ले ले, लेकिन संगठन हमारे पास छोड़ दे। अगर संगठन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम पुनः स्थापित उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और अगर हमारे परिवहन कर कारखाने वापस सुविधाएं सारी ले ले, लेकिन हमारे पास संगठन पास छोड़ दे, तो हम वापस उसको अर्जित कर लेंगे। कहने का अर्थ है संगठन का विकास के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता उस समय से ही महसूस की गई होगी जब मनुष्य ने साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया होगा। अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑर्गेनाइजेशन का विकास ऑर्गेनिज्म से हुआ, जिसका अभिप्राय ऐसे तत्वों से है जो आपस में एक प्रकार से अंतर संबंधित होते हैं। वे सभी मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कार्य करते हैं तो संगठन का विकास होता है। मुन्ने के अनुसार संगठन उसी समय प्रारंभ हो जाता है जब किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोग अपने प्रयास मिलजुल कर करते हैं। प्राचीन समय में इस दृष्टिकोण के संगठन को जो स्वरूप तथा वह अत्यंत ही सरल, या कुछ व्यक्ति ऐसे संगठन निर्माण करते हैं, बहुत ऐसे संगठन जो श्रम के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसलिए कहने का अर्थ है कि संगठन में मिलजुल कर जो कार्य करने की भावना होती है और व्यक्ति आपस में सहयोग के आधार पर कार्य करते हैं। आधुनिक युग में संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि नियोजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन का निर्माण किया जाना आवश्यक है। प्रबंध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यरत व्यक्ति मिलजुल कर उद्देश्य प्राप्ति हेतु कार्य करे। प्रबंधकों को ये चाहिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों में उचित समन्वय स्थापित करें। इसके लिए संगठन प्रक्रिया का होना नितांत आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संगठन प्रबंध का वह यंत्र है जिसके माध्यम से प्रबंध के कार्यों को संपन्न किया जाता है। एक छोटे व्यावसायिक गृह का स्वामी अपने स्वयं के प्रयासों और शक्ति पर निर्भर करता है और
उसमें एक वैज्ञानिक संगठन प्रक्रिया की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं हो सकती जितनी कि वह बड़े व्यावसायिक संगठन में, जहां अनेक विभाग और उप विभागों में अनेक कर्मचारियों और अधिकारियों की पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित रूप से कार्य करना आवश्यक होता है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने संगठन को अधिक जटिल बना दिया है। इस संबंध में समस्या बहुत अधिक जटिल हो गई है। अतः संक्षेप में संगठन समस्त प्रशासन की पूरी प्रक्रिया है। संगठन के बिना किसी प्रकार के प्रशासन का अस्तित्व संभव नहीं है। अब देखेंगे संगठन का अर्थ। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना ही संगठन है। कार्य आरंभ करने से पहले उसको भली प्रकार से नियोजित कर लिया जाए, इसी को संगठन कहते हैं। संक्षिप्त में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार संगठन शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना अथवा किसी वस्तु का आकार निश्चित करना, उसको कार्य करने की स्थिति में लाना। संगठन में 3 तत्व निहित होते हैं। पहला जो तत्व है, ये कार्य किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, अर्थात एक उद्देश्य होगा संगठन के लिए। दूसरा, इसमें सहयोग की भावना होती है। जो भी व्यक्ति उसमें कार्य करते हैं उस सहयोग के आधार पर कार्य किया जाता है। तीसरा, इसमें अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं। ये कार्य अनेक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। संगठन एक व्यक्ति नहीं होते, एक से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। तो ये जिसमें उद्देश्य हो, सहयोग की भावना हो और एक से अधिक व्यक्ति कार्य करता हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं, ये सो व्यवस्थित जो क्रमबद्ध ढांचा है, इसको अपन संगठन कहते हैं। जैसे हमारा एक शरीर संगठन है जिसमें बहुत सारे अंग हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान, रक्त संचार, नाड़ियाँ आदि की पद्धतियाँ अपने निश्चित निर्धारित कार्यों को करते हुए शरीर के संजीव संगठन का निर्माण करती है और ये आपस में एक दूसरे से संबंध रहती है। एक अंग कोई कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर को वो प्रभावित करता है और सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। शरीर के सभी अंगों को अपने स्थान पर रहते हुए कार्य करना स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। इसी सिद्धांत के आधार पर जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्था की जाती है तो उसे संगठन कहा जाता है। अब है संगठन की विशेषताएं। संगठन की क्या क्या विशेषता है। संगठन में बहुत सारे व्यक्ति समूह में कार्य करते हैं। समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन के अधीन संगठन होकर कार्य करता है, लीडरशिप होती है। समूह के उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं। संगठन प्रबंधन का यंत्र है। इसके अभाव में प्रबंध अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकता। समूह के प्रयासों को निर्देशन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। यह एक क्रियात्मक अवधारणा है जहां विविध लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और क्रियान्वित किए जाते हैं। यह संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है। यह कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व के स्वरूप को स्थापित करता है। इसमें श्रम का विभाजन, अधिकार एवं दायित्वों का विभाजन आदि का नियोजन किया जाता है। संगठन के माध्यम से व्यक्तियों के बीच औपचारिक संबंधों का निर्माण होता है और इनमें अनौपचारिक संबंध विकसित होते हैं। औपचारिक संबंधों के आधार पर ही अनौपचारिक संबंध स्थापित होते हैं और औपचारिक संबंधों को निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होते हैं।
संगठन अधिकारों और दायित्वों की जटिल संरचना है जिसमें सभी स्तरों पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और बराबर के आदेश और अनुपालना के आधार तैयार किए जाते हैं। संगठन एक प्रकार का संचार का जाल है जिसमें निरंतर संदेश का आदान प्रदान होता रहता है। धन्यवाद।